मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस को देखते हुए 75 दिन में आप लोगों का इतिहास पूरा खूब बेहतर हो जाए। आज से हम लोग इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं और एक प्रकार से इतिहास का एक क्रैश कोर्स होगा, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो एक प्रकार से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतिहास की पहली क्लास होगी इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री की प्रथम क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन मैंने लिख रखा है, एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच सभी बुराइयों की जड़ है। प्यारे बच्चों, आई होप दैट यू हैव लर्न ए लॉट ऑफ लेसन ग्रीड इज बैड। आफ्टर द एंड ऑफ स्टोरी यू हैव लर्न दैट ए ग्रीडी पर्सन नेवर सक्सेसफाइड आल्सो हैप्पी इन लाइफ। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ठीक है लालच बुरी बला है, ग्रीड इज बैड, ऐसा चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा और पढ़ा होगा, सीखा होगा कि लालच, एक जो लालची व्यक्ति होता है ना तो कभी अपने जीवन में सुखी रहता है और ना ही कभी सफल होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बताया कि भाई इतिहास पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा होंगे, महाराजा होंगे जो लालच के कारण ही जिनकी सल्तनत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कहानी तरीके से आपको समझाता चलूँगा, है ना। इतिहास, इट मीन्स यह, और हास माने पहले ख़त्म हो चुका हो। जो चीज़ पहले समाप्त हो चुकी हो उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए इतिहास का पिता कौन किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और एक बार और रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी व्यवस्था थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थाएं थी वो शहरी व्यवस्था थी। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है और ये बहुत पुरानी भी थी। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक की सभ्यता चली थी। ठीक है, और पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी भाग कौन सा था, है ना। तो इसको मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, खूब ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, और सभी लोग जानते हैं ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, ये उत्तर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका दक्षिण होता है, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और ये पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, और ये हो गया पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था, ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पूछ लिया जाए कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में मांदा तक। कहाँ तक, मांदा। जम्मू कश्मीर में कहाँ भैया, मांदा। मांदा में एक ज़िला है, मांदा में एक ज़िला है और ज़िले का क्या नाम है, अखनूर। ठीक है, अखनूर, अखनूर तक फैला हुआ था। तो अगर पूछा जाए उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक विकसित थी, तो आप लोग बताएंगे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांदा तक, और मांदा में एक ज़िला है अखनूर, वहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, अखनूर। अब अगर आपसे पूछा जाए पूरब में, दक्षिण में पूछ लिया जाए कहाँ तक, तो दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। कहाँ तक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ तक, महाराष्ट्र में अहमदाबाद, अहमदानगर। ठीक है, अहमदनगर, आई एम सॉरी, अहमदनगर है, अहमदनगर, अहमदनगर तक फैला हुआ था। दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ, अहमदनगर तक। अहमदनगर की अगर पूछ लिया जाए कहाँ, तो अहमदनगर में है दायमाबाद, दायमाबाद तक, है ना। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा जिला अखनूर तक फैला हुआ था। ठीक है, और दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर के दायमाबाद तक फैला हुआ था। अब अगर पूछा जाए कि पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था, तो पश्चिम में बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान।
और बलूचिस्तान में एक जगह है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली हुई थी। ठीक है। अब अगर पूछा जाए पूरब में कहाँ तक, तो पूरब में यूपी तक फैला हुआ था। और यूपी में कहाँ, यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर ये कहाँ है, आलमगीरपुर है मेरठ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। पूछा जाए सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी भाग क्या था, तो सर्वाधिक पूर्वी भाग क्या था, बलूचिस्तान, और सर्वाधिक अगर पूर्वी पूछा है पहले पूर्वी वाला लिखेंगे। पूर्वी का मतलब कहाँ, आलमगीरपुर, या यूपी लिख दीजिए, यूपी, है ना। अगर पूछा जाए सर्वाधिक पश्चिमी भाग तो आप बताएंगे और बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान। अब पूछा जाए सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी भाग कौन से थे, तो उत्तरी भाग इसका क्या था, सबसे पहले उत्तरी पूछा है तो उत्तरी जम्मू कश्मीर। ठीक है। और अगर दक्षिणी भाग आपसे पूछे तो दक्षिणी है महाराष्ट्र। तो इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक, मांदा में कहाँ, अखनूर एक ज़िला है वहाँ तक, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर के दाइमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकांगे डोर तक। ठीक है। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ और पॉइंट्स है, यही से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिजूल में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आप लोगों के पास बिल्कुल फिजूल में पढ़ने का समय नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, यहीं से ही सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन हैं, किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने। कब जानकारी दी थी, 1826 ईस्वी में दी थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने किया था। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर साहनी ने। इनको राय बहादुर दयाराम साहनी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग, जिसको ब्रॉन्ज युग भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ठीक है, लिपि क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कौन सी लिपि थी, चित्रात्मक। ठीक है। लिपि क्या होती है, लिपि वह माध्यम होता है जिससे हम अपने मनों के विचारों को व्यक्त करते हैं। लिपि का मतलब ही होता है, पहले ज़माने में जब किसी के मन में, सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने में जब लोगों के मन में कोई विचार आता था, ठीक है, वो कुछ कहना चाहते थे, तो उस कहने के लिए, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे। आप लोग समझते हैं, बड़ी बड़ी पत्थर की गुफाओं में बड़े बड़े पत्थरों पर आपने ज़रूर देखे होंगे कुछ चित्र खुदे गए हैं, कुछ चित्रों की रचना की गई है ना। तो उन चित्र के माध्यम से क्या करते थे, अपने मनों के भावों को व्यक्त करते थे। कौन से लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। अब आगे हम कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है स्वास्तिक चिन्ह। पूछा जाता है स्वास्तिक चिन्ह भैया कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे।
इसी को स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है, जिसको हम लोग ओम कहते हैं। पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आप देखिए इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसके कोई लिखित प्रमाण ना हो। ठीक है, ऐसा काल जिसके कोई लिखित प्रमाण ना हो, ठीक है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में जिसे पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल वगैरह आते हैं। ठीक है, मानव विकास के पाषाण काल, ठीक है, जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। नवपाषाण काल, पाषाण काल। और इसके बाद दूसरा होता आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? कोई प्रमाण हो, मतलब लिखित प्रमाण हो परंतु जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसके लिखित प्रमाण तो हों लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सके, उसके जो है लिखित प्रमाण, उसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसके लिखित प्रमाण हो और उसे पढ़ा भी जा सकता हो, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसके कोई भी लिखित प्रमाण ना हो, है ना। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिखित प्रमाण हो परंतु उसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसके लिखित प्रमाण हो और उसे पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी? तो हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी जी ने, है ना। और आगे अगर अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो बताएंगे लोथल। कौन सा था? लोथल था। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? समुद्री जहाज़ों से या नाव से जहाँ पर सामान उतारा और लादा जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, कौन से रंग का वो लोग प्रयोग करते थे? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा के लोग धातु नहीं जानते थे। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अब आगे कह रहा है चावल के दाने। चावल के दाने कहाँ कहाँ से मिले हैं? बहुत बार पूछा गया है। तो चावल के दाने मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में लोथल और रंगपुर से। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर से। अब पूछा जाए लोथल कहाँ है? लोथल है भैया गुजरात में। कहाँ है?
गुजरात में है ना। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। अब पूछा जाए कि रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में। किस नदी के किनारे, नदी जो थी, नदी का नाम है मादर नदी। कौन सी, मादर नदी, ठीक है। अब पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खुदाई स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा, जिसकी खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने। इसीलिए प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी उसे हड़प्पा, वो था हड़प्पा, ठीक। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स इसके देखेंगे। प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा। कह रहा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या था, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है एक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि कहाँ स्थित है, वर्तमान में यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है, लड़काना ज़िले में स्थित है, ज़िले में स्थित है। अब पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी। अच्छा एक बात यहाँ से पूछी, अच्छा लिखा है खुदाई, इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो इसकी खुदाई कराई थी राखल दास बनर्जी ने, है ना, राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई थी। अब एक क्वेश्चन है पूछा जाता है पुरानी जो सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई हैं। क्यों, क्योंकि भाई नदियों के किनारे उन्हें आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था, और जल उपलब्ध होने से उनके दैनिक क्रियाओं में, ठीक है, दैनिक क्रियाओं में भी आसानी हो जाती थी। प्लस जल आसानी से जल उपलब्ध हो जाने से लोग खेती वगैरह भी कर लेते थे, ठीक है। और जब खेती नहीं भी होती थी, जो भी सभ्यताएं विकसित हुई, तो अगर जब वो जल के किनारे निवास करते थे, जो भी जंगली जानवर वगैरह थे, है ना, वो पानी पीने ज़रूर आते थे, वहीं वो आसानी से शिकार कर लेते थे। अर्थात जो है नदियों के किनारे सभ्यताएं इसलिए विकसित हुई थी, जो मानव उस समय थे, जो मनुष्य थे उस समय, उनको क्या था, भोजन वगैरह जो है, भोजन बड़ी आसानी से मिल जाता था। अर्थात नदियों के किनारे जो है सभ्यताओं का विकसित होने का कारण यह है कि वहाँ पर जो है साधन की सुलभता थी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है नर्तकी तथा कांस्य की मूर्ति, है ना, नर्तकी तथा कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक। आगे क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार है, अन्नागार। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, अन्नागार है, अन्नागार, ठीक है। अगर अन्नागार ऑप्शन में नहीं है तो स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, ठीक है। और अन्नागार कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो में इसको देखा गया है, मोहनजोदड़ो में, है ना, मोहनजोदड़ो में, ठीक। अन्नागार का मतलब वह स्थान जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने अन्न को रखते थे, अपने अनाजों को रखते थे, उसे अन्नागार कहा जाता है। स्नानागार भी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े बड़े थे, उनको देखने पर ऐसा लगता है, साक्ष्य के अकॉर्डिंग ऐसा पता चलता है कि वहाँ पर बहुत से लोग जो है ना, बहुत से लोग स्नान करते थे, ठीक। तो स्नानागार भी उस समय का बहुत बड़ा था। आगे कह रहा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान ही क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया कहलाता है। और मेसोपोटामिया पहले पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया एक देश का नाम भी था, और उस देश का वर्तमान नाम क्या है, इराक। क्या है, इराक। इराक का प्राचीन नाम जो है मेसोपोटामिया ही था, ठीक है। अब आगे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे।
आगे कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, बताइए। मिठास के लिए भैया वो लोग शहद का प्रयोग करते थे। और भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन नगरों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन नगरों, सिंधु घाटी सभ्यता के किन नगरों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो ये भैया ये जो मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए लोथल और चनहूदड़ों से, लोथल और चनहूदड़ों से जो है मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। शहर मैंने क्यों लिखा, शहद होना चाहिए, है ना, शहद रहेगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन मैंने छांटे थे, ठीक है। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए ट्रिक से। प्यारे बच्चों, अब हम जितना पढ़े हैं उसको ट्रिक्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनके खोजकर्ता। ट्रिक क्या है, ट्रिक है काली की बीबी, एक ट्रिक छोटी सी है, काली की बीबी कौन है, काली की बीबी बीके, कौन है भैया, काली की बीबी है बीके, ठीक है। एक काली भैया थे, चलो अभी कहानी सुनाते हैं, पहले ट्रिक लिख लेते हैं। काली की बीबी बीके, है ना, पापा ने दया की चंदू गोपाल रंग लो, कहाँ से रंग लो, चलिए रंगनाथ राव, ठीक है, बस रंगनाथ राव से। यहाँ से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। कह रहा है काली की बीबी बीके, एक काली भैया थे, इलाहाबाद पढ़ने चले गए, ठीक है, लेकिन उनका मन लगा नहीं। इस ट्रिक से हम लोग सीखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनके खोजकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा काली की बीबी, एक काली भैया थे, सपोज डैट, ठीक है, एक काली भैया थे और काली भैया क्या हुए, काली भैया चले गए इलाहाबाद तैयारी करने, ठीक है। आप लोग बढ़िया बना लीजिएगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक। काली भैया गए इलाहाबाद, पढ़ाई करने में उनको मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ पर एक विधवा रहती थी जिनका नाम था बीके, ठीक है। तो काली भैया ने उनसे शादी कर ली, क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। और जब शादी कर लिया, ठीक है, तो एक दिन काली भैया कहीं जा रहे थे और काली भैया का हो गया एक्सीडेंट, काली भैया जो है मर जाते हैं और बीके एक तो विधवा थी ही, फिर से विधवा हो जाती हैं। तो क्या होता है, काली भैया के जो पिताजी थे उनको दया आ गई, है ना, तो पापा ने दया की, इनके पापा ने दया की, ठीक है। और उनके पापा ने क्या किया, पापा को बीके पर दया आ गई, तो पापा ने अपने पुत्र मोहन से कहा, काली भैया के और भी भाई थे, काली भैया से जो छोटा भाई था मोहन, तो उनके पापा जी ने कहा, ठीक है, उनके पापा ने को बहुत दया आ गई बीके पर, तो उन्होंने कहा मोहन ने रख लिया, मोहन से कहा मोहन अब इसे तू रख ले, है ना, तो मोहन ने उसे रख लिया। तो रखने का मतलब मोहन ने कहा ठीक है पापा, ठीक है। तो कहा विधवा है तुम डरो नहीं, है ना, उनके 10-11 बच्चे थे, कहा हम बच्चों को रख लेंगे, बच्चों को पाल लेंगे और आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो मोहन ने कहा अच्छा ठीक है पापा रख लेते हैं, ठीक है। तो उसके पापा ने, मोहन के पापा ने कहा ऐसे कैसे रख लोगे, हिंदू रीति है कि शादी विवाह करो पहले, है ना, शादी ना करो तो कम से कम मांग तो भर दो, सिंदूर ले लो। तो उन्होंने क्या कहा चंदू, तो सिंदूर तो था नहीं, तो उन्होंने अपने अगले बेटे को आवाज़ दिया चंदू, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा गोपाल रंग ले आओ, मतलब, है ना। तो उसने कहा पापा घर पे तो है नहीं, तो कहा रंगनाथ राव से,
रंगनाथ राव जो है उनके बगल में एक अंकल थे जिनकी दुकान थी, कहा था उनकी दुकान से ले लो। ठीक है, तो ये कहानी थी काली भैया थे। काली भैया की एक बीवी थी बीके, जो कि विधवा थी, जिनके 10-11 बच्चे थे। ठीक है, तो काली भैया का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। और काली भैया के जो पिताजी थे उनको बहुत दया आती है बीके पर, तो वो अपने छोटे लड़के मोहन से कहते हैं बेटा अब इसे तू रख ले, है ना, मैं इसके बच्चों को देख लूँगा। तो मोहन रख लेता है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं ऐसे कैसे रख लोगे, शादी करो और शादी में सिंदूर ले लो, है ना। तो अपने छोटे बेटे को कहते हैं चंदू, कोई आवाज़ नहीं आई। तो गोपाल कहते हैं गोपाल रंग लो, मतलब कि रंग ले आओ। ठीक है, तो कहता पापा घर पे तो नहीं है, तो कहते हैं रंगनाथ राव की दुकान से ले आओ। ठीक है, ये मेरी कहानी थी छोटी सी। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए काली, काली से काली बंगा, है ना, काली बंगा, काली बंगा, काली बंगा, है ना, या काली बंगन। ठीक है, काली बंगन का लीजिए या काली बंगा का लीजिए। काली बंगा की खोज किसने की, तो बीबी लिखा है। क्या लिखा है, बीबी, तो हो जाएगा बीबी लाल। इनका क्या नाम था, बीबी लाल। काली बंगा की खोज किसने की, बीबी लाल ने। और कौन थे, एक और थे, उनका नाम था बीके थापर। कौन थे, बीके थापर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काली बंगा की खोज किन्होंने की, बीबी लाल और बीके थापर ने, है ना। आगे आ जाइए पापा, पापा से क्या हो जाएगा, हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज किसने की, दया, दया से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की। ठीक है, याद तो आपको सब रहता है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। आगे है मोहन, तो मोहन से हो जाएगा मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो की खोज किसने की, रख से हो जाएगा राखल, राखल दास बनर्जी ने। किसने की, मोहन जोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। आप देखिए लिखा चंदू, चंदू से हो जाएगा चन्हूदड़ो। क्या हो जाएगा, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। आप पूछ लिया जाए कि भैया चन्हूदड़ो की खोज किसने की, है ना, तो क्या लिखा है, गोपाल। तो गोपाल से हो जाएगा गोपाल मजुम, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। कौन थे, गोपाल मजुमदार थे, है ना। और इसके बाद रंग लिखा है, रंग और लोथल, तो रंग से हो जाएगा रंगपुर, रंगपुर। और लो से हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल, लोथल। ठीक है, रंग से हो जाएगा रंगपुर और लो से हो जाएगा लोथल। रंगपुर और लोथल की खोज किसने की थी, रंगपुर और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने की थी, रंगनाथ राव ने। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनके खोजकर्ता। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रमबद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कालीबंगा, है ना, बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक ट्रिक इसकी और है, ट्रिक नंबर 2 देखिएगा। अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 2 देखिएगा, हो सकता है अच्छी लगी हो। पहली ट्रिक करा है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। बहुत आसान ट्रिक है। क्या कह रहा है, एक मौसी थी जो कि बहुत लोभी थी। ठीक है, और उनके पास एक कंघा था, कंघा उनका बहुत अच्छा था। अगर उस कंघे से कंघी की जाए बाल बहुत रेशमी, बहुत अच्छे हो जाते थे। तो जब उसका राज पता चला तो रमा ने क्या किया, उस कंघे को चुरा लिया। ठीक है, और जो मौसी थी वो तंत्र मंत्र वाली थी, उनको पता चल गया कि रमा ने चुरा लिया है उनके कंघे को, तो उन्होंने क्या किया, बस से उसको कुचल दिया। यही छोटी सी ट्रिक है। अब देखिएगा यहाँ से नगर, और नगर किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ बहुत क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता बनता है, उसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है लोभी, लोभी से लो आ रहा है, लो से आप लोग जानते हैं एक नगर है लोथल, लोथल। अब पूछा जाए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भी आ रहा है, भी से भोगवा। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मौसी,
इसके बाद क्या आ रहा है, मौसी। मौसी से क्या हो जाएगा, मौसी, मौ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सी आ रहा है। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद आ रहा है हरा, तो हा से क्या हो जाएगा, हड़प्पा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रा आ रहा है, रा से हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कंघा, तो कंग से हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, घग्घर नदी किनारे। अब इसके बाद आ रहा रमा। क्या आ रहा है, रमा। ठीक है, क्या आ रहा है, रमा आ रहा है। रमा ने चुरा लिया। ठीक है, तो रमा आ रहा है, तो रमा से हो जाएगा रंगपुर। क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है, तो मादर नदी किनारे स्थित है। चुरा लिया, ठीक है, तो वो रोस में आ गई। रो से हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा, रोपण। रोपण किस नदी किनारे स्थित है, सा आ रहा है, सा से हो जाएगा सरस्वती। सा से हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी किनारे स्थित है। अब आ गई और उसने बस से कुचल दिया। ठीक है, क्या किया, बस से कुचल दिया। बस में देखिए बा आ रहा है, बा से हो जाएगा बनमाली। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और सा से हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कौन, बनमाली। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार लाइन से जल्दी से लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है, बिल्कुल लाइन से लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है लोभी, लोथल। अगर एक नगर है लोथल, और लोथल पूछ लिया जाए किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल भैया भोगवा नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। किसके किनारे, सिंधु। और अगर पूछ लिया जाए आपसे हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका है रावी नदी के किनारे। चौथा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कालीबंगा, क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, तो हो जाएगा घग्घर नदी किनारे। किस नदी के, घग्घर नदी किनारे। अगर पांचवा आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है, तो रंगपुर भैया मादर नदी किनारे स्थित है। छठवां अगर आपसे पूछ लिया जाए रोपण, रोपण किस नदी किनारे स्थित है, तो रोपण आपका सतलज नदी किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे। अब अगर आपसे सातवां पूछ लिया जाए, सातवां क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, बनमाली। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनमाली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। किस नदी के, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, तो यहाँ से इस ट्रिक से प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन बने। ठीक है, केवल आपको इतना याद रखना है, लोभी मौसी का हरा कंघा, रमा ने चुरा लिया, उरूस में आई और उसको बस से कुचल दिया। अब आसान है, एक आध दो बार इसको लिखकर कोशिश करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। केवल आप यही प्यारे बच्चों दोनों ट्रिक अगर पढ़ लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। इतिहास का मेरा पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, डेली एक एक पार्ट अपलोड होंगे और 12-15 पार्ट में पूरा वीडियो, पूरा इतिहास खत्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।